हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात की जाएगी आपके सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बारे में। देखिए, जो आपका 60 नंबर का पेपर आता है ना, उस 60 नंबर के पेपर में से जो आपके कंटेंट आते हैं यानी क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी की किताबों में से आते हैं। इतनी महत्वपूर्ण होती है आपकी एनसीईआरटी किताबें। अगर आपने ये कर लिया ना, तो इस 60 में से आप इजीली 50+ ले आओगे, क्योंकि पेडागोजी तो वैसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये सब्जेक्ट पक्का हो गया तो सीटेट तो आपका बहुत इजीली पास करा देगा। खाली एक यही यही सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि 60 नंबर का आता है। और एक और जरूरी बात, जो आप ये एनसीईआरटी अब पढ़ोगे, यही आपके आगे काम आएगी। जैसे आप केवीएस के एग्जाम दोगे, आप सुपर टेट वगैरह के अपने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देते हो, तो वहां भी यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एनसीईआरटी की किताबों से। ना कि सिर्फ आप यहाँ पर अपना सीटेट पास करोगे, लेकिन बाकी का आपके गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उसमें भी आपका अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे, वहां भी आपका फायदा देगा। तो आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है, आपको अलग से देखिए मैं एक बात बताता हूं, एक पॉइंट भी एनसीईआरटी का कहीं से नहीं पढ़ना। मेरे पास जितने भी आपके एनसीईआरटी की क्लास है 6, 7, 8 सभी के मेरे पास कंटेंट है। ठीक है, आपको अलग से कहीं एक पॉइंट नहीं पढ़ना है, सारा का सारा मैं आपका करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और देखिए, आज ये आपका पहला पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है बहुत बड़ी है। अगर आप इसकी किताबें भी परचेज करोगे ना, तो कम से कम 8-9 किताबें उनमें पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको कराना। तो आज पार्ट 1 है, बाकी के पार्ट जल्दी आपको अपलोड हो जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जितनी भी वीडियो मैं डाल दूंगा एनसीईआरटी की, तो उनसे बाहर आपका एनसीईआरटी का, मैं फिर बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, सारा का सारा यही से आपका पेपर बनेगा। चलिए भी स्टार्ट कर लेते हैं मेन टॉपिक की। और देखिए, जितने भी टॉपिक है ये समझ लेना, एक एक टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। पहला टॉपिक देखते हैं। पहला है आपका संविधान में विषयों की सूची। संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, इन 3 सूचियों के बारे में जान लेना। पहली सूची जो होती है केंद्रीय सूची, उसमें क्या होता है, उसमें आपका टैक्सेशन होता है, आपका डिफेंस होता है, आपके फॉरेन अफेयर्स होते हैं, इन सभी को रखा गया है आपकी केंद्रीय सूची में। ठीक है, ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। जो दूसरे नंबर पर आती है वो है आपकी राज्य सूची। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। ठीक है, और जो नेक्स्ट है आपकी समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है, वन एवं कृषि आदि ऐसे विषय को रखा गया है जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकती थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना, जिसमें सेंट्रल और आपकी स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ फैसला ले सके। अच्छा, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो आपका शिक्षा का अधिकार है वो भी आपका किसके अंदर है, समवर्ती सूची के अंदर है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेना, जो आपकी शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंदर आती है। देखो 42 आपका संविधान में जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था, उसमें आपकी शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। अगर क्वेश्चन आए कि किस सूची में शामिल है, समवर्ती सूची में, और 42वें आपके अमेंडमेंट में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है आपकी तीनों की तीनों ही सूचियां। नेक्स्ट चलते हैं, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि शायद ही सीटेट का कोई एग्जाम हुआ जिसमें क्वेश्चन ना पूछा गया हो, और चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी यूपी टेट हुए, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट के हुए, वहां पे भी 1 नंबर का कंफर्म आता है। टॉपिक क्या है ये आपका वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। हमारा वायुमंडल 5 लेयर्स में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है आपकी क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिमंडल। अब इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यही से बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से आपकी होती है। सबसे नीचे आपकी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे ऊपर बढ़ती जाती है अनंत से। ठीक है, और इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यही से बनते हैं। पहले पढ़ते हैं सौरमंडल के बारे में। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसकी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर आती है। ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये जो आपकी चीजें होती है जैसे वर्षा, कोहरा, किस परत के अंदर आती है, तो सौरमंडल के अंदर आती है। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि 1 नंबर का कंफर्म आना है आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। दूसरी होती है आपकी समताप मंडल। सौरमंडल के ऊपर का भाग यानी सौरमंडल से जो ऊपर की परत होती है वो आपका होता है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है हवाई जहाज किस परत में उड़ाए जाते हैं, तो आप समताप मंडल पे उड़ाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो लोग बैठे होंगे हवाई जहाज में, देखना जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो आपके जो बादल वगैरह वो नीचे हो जाते हैं। ठीक है, खूबसूरत दृश्य तो लगता ही है, लेकिन बादल के ऊपर आपका प्लेन उड़ता है, वो आपकी समताप मंडल होती है। ठीक है, मैं काफी बार बैठा हुआ हूं, तो इसमें मैंने कई बार देखा हुआ है।
इसमें आपकी दूसरी है पॉइंट की समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। सूर्य कौन सी किरणें आती है, वो होती है आपकी पराबैंगनी किरणें। इसको देख लेना, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज भी इनको बोल देते हैं। तो ये इन किरणों को आने से कौन रोकती है, ओजोन गैस। और ये किस परत में होती है आपकी, ये आपकी समताप मंडल में होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगली के बारे में देखते हैं। अगली होती है आपकी मध्य मंडल, नाम से पता चल रहा है बीच वाली। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश होने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आया है। और जितने भी ये मैं बता रहा हूं ना, जैसे हवाई जहाज किस परत में उड़ाए जाते हैं, उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं। या फिर जो आपको मैंने लेयर्स बताई है 5 की 5, इनको एग्जामिनर पूछ लेता है कि इनको सिक्वेंस है कि बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, ऐसे पूछ लेता है। तो आप इन चीजों को रटना मत, इनको समझ लेना, देखना आपके आने वाले एग्जाम में भी ये बहुत काम आएगी। ठीक है, अगली आपकी वायुमंडल। इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। इंपोर्टेंट आपका, रेडियो संचार के लिए किसका उपयोग होता है आपका, ये होता है वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपकी बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। हल्की गैसें जैसे आपकी हीलियम और हाइड्रोजन यही से अंतरिक्ष में तैरती है। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपकी महत्वपूर्ण परतें थी इनको कर लेना। आपका 1 नंबर का कंफर्म एग्जाम में आएगा, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का आप टेट दे रहे हो या फिर आगे के गवर्नमेंट एग्जाम में आप अप्लाई करोगे, वहां भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य रूप जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है, कौन कौन से होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं और कौन से स्टेट से ये संबंधित है। भरतनाट्यम होता है आपका तमिलनाडु में, कथकली कली होता है केरल में, ओडिसी होता है आपका उड़ीसा में, कुचिपुड़ी संबंधित आपका आंध्र प्रदेश से, मणिपुर है आपका मणिपुर से, कथक है उत्तर भारत से, और मोहिनीअट्टम है आपका केरल से। इन सभी को याद कर लेना, किसी एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, किसी एक को भी मत छोड़ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है छोटा टॉपिक, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में, वो है आपका पटवारी से संबंधित। कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, ये पटवारी का मुख्य काम होता है। बेसिकली आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, जो गाँव कस्बों में होंगे वो भली बात ही जानते होंगे। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल यानी कि अकाउंटेंट, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं इसको। ठीक है, पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगह पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। ठीक है, तो पटवारी से संबंधित जितनी भी चीजें थी मैंने इसके अंदर रख दी है ये, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है। और देखिए जितनी भी आपके क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सभी के सभी मोस्टली आपके एनसीईआरटी किताबों से बनते हैं। आप इनको अगर अच्छी तरीके से समझ में कर गए ना, तो आपकी सोशल साइंस इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगी। और मैंने बता दिया आपको एक पॉइंट भी कहीं से नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी की किताबों का सब मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको सारा करा दूंगा। ठीक है, इसलिए बेफिक्र रहना। नेक्स्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत का संविधान। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ये तो सभी को पता है। और जो 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है, लेकिन ये चीज सबको पता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं आपके महत्वपूर्ण, वो बनते हैं आपके अनुच्छेदों से। अब देख लेते हैं उन सभी अनुच्छेद को, कोई ना कोई देख लेना आप, 100% 1 नंबर का आपके अनुच्छेद से जरूर पूछा जाएगा आपके सीटेट के एग्जाम में। आज तक ऐसा नहीं हुआ जब ना पूछा गया हो। अब इनके बारे में देखते हैं। जो आपका 17वां अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है कि इसके अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। सिर्फ अस्पृश्यता या छुआछूत का जिक्र किसमें किया गया है, अनुच्छेद 17 में। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 15। इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 15 में। अगला देखते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 21। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना यानी मिड डे मील योजना, जो कि आपके स्कूल में चलती है, सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस अधिकार का इतना भी महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना नहीं रह सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो पानी का अधिकार होता है ना,
पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार माना गया। ठीक है, ये भी आपकी महत्वपूर्ण टर्म है, इसको देख लेना। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अच्छा, ये इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा गया है कि सुरक्षित पेयजल, ये आपकी इसी से संबंधित है, सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदे पानी के सवाल पर महबूब नगर जिले के एक किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया था। इस पूरे केस को एक बार अच्छी तरीके से याद कर लेना, आपका केस भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला अनुच्छेद देख लेते हैं। आपका अनुच्छेद है 22, ये महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए, यानी कोई भी उसका जो पर्सनल वकील हो या कोई वकील हो, उससे अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अगर वह व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए तो गिरफ्तार के समय उस व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार किस कारण से किया जा रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार होता है उस आदमी को। ठीक है, 24 घंटे के भीतर पेश करना होगा उसको आपको। ठीक है, ये अनुच्छेद 22 में कहता है अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके भी ये कानून दिए गए हैं। अगले देखते हैं आपने वन से संबंधित, ये भी आपका 1 नंबर का जरूर देखने को मिलेगा, 2 नंबर का भी आपको देखने को मिल जाएगा वनों से संबंधित। चलिए बात कर लेते हैं सभी वनों के बारे में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष के अत्यधिक वर्षा यहाँ होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। इनको आपके सदाबहार वन कहा जाता है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे इन महत्वपूर्ण वनों को देखना, रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है, इनको अच्छे तरीके से देखना। अगले के बारे में देखते हैं। अच्छा, इसी का एक और महत्वपूर्ण ये है कि ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह कौन से वन प्रतीत होते हैं, तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो कि आपके ब्राजील के हैं। नेक्स्ट आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, अब इनके बारे में जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन तीनों को अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम आदि शामिल है। ठीक है, जैसे उसमें वो याद करे थे, इनको भी चारों को अच्छी तरीके से याद कर लेना। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर होते हैं बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। ठीक है, इन वृक्षों के बारे में जरूर जान लेता क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि जो आपका एनाकोंडा है, एनाकोंडा जो सांप है, विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को मार कर खा जाता है। ठीक है, और निगल भी जाता है एनाकोंडा। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी एनाकोंडा के ऊपर। नेक्स्ट आपका शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्व ब्राजील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखो जितने भी वन में आपको लिखवाए हुए हैं ना, इनको अच्छे तरीके से करते जाना, कौन सा किससे संबंधित है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। अगला देखते हैं। अगला है आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ है कौन से, बांज, ऐश, बीच आदि ये सभी पाए जाते हैं। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर है। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी आपके पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। अगला देखते हैं इसी से संबंधित कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोदायन भी कहा जाता है। तो किसको विश्व का फलोदायन भी कहा जाता है, आपका भूमध्य प्रदेशों को। ठीक है,
तो इसको भी देखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपके शंकुधारी वन, ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट के अंदर। इनके बारे में देखते हैं कि शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस। देखो जितनी भी वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है ना, एक एक के ऊपर अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि जहां जहां मैं आपके टिक लगा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछी जाएगी। ठीक है, जैसे आपके ये मैंने लिखी है कि 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस में, तो इसलिए इनको समझ लेना अच्छी तरीके से और याद कर लेना। इसमें भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टैगा किसे कहते हैं, शंकुधारी वन को। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः किस में काम आते हैं, आपके अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। और आपके चीड़, देवदार आदि इन वृक्षों के मुख्य पेड़ हैं। और यह सामान्यतः आपका रजत, लोमड़ी, मिक, ध्रुव भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, यह आपका शंकुधारी वन से संबंधित है और वनों को देख लेना, आपका 1 नंबर जरूर मिलेगा इसमें। नेक्स्ट आपका पुरा पाषाण, इसके बारे में देखते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके। पुरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, इसकी टाइम पीरियड देख लेना। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। और जो मानव इतिहास की जो लगभग 90% जो कहानी है वो आपकी इसी काल के दौरान घटित हुई है, आपके पुरा पाषाण के दौरान। ठीक है, अब इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा। मध्य पाषाण युग के बारे में, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूंठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जितना भी इसका टाइम पीरियड होता है ना, या जितनी भी चीजें आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, अगर मान लो एग्जाम में आपका आपने आंसर सही लगा दिया इन्हीं को पढ़ के, और एग्जामिनर ने चाहे सीबीएसई बोर्ड ने गलत भी कर दिया, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हो। और ऑब्जेक्शन में आप इन्हीं एनसीईआरटी किताबों का लिंक दे देना। ठीक है, इन्हीं को आप प्रेफरेंस दे देना, इनका लिंक दे देना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जो सबसे ऑथेंटिक प्रूफ होता है वो आपका ये होता है एनसीईआरटी की किताबों का। अगर आपका आंसर सही होगा ना और आपके बोर्ड ने भी गलत दे दिया तो भी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इन्हीं पॉइंट के साथ जाते हो एनसीईआरटी की किताबों के साथ, क्योंकि वहां पर ऑथेंटिक प्रूफ माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन चैलेंज करना हो तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका नव पाषाण युग, इसके बारे में देखते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन था, आपका कुत्ता, यानी कुत्ता जंगली पूर्वज था। ठीक है, सबसे पहले इसे पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। सबसे पहले आपका कुत्ता था, उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो गया। इसके बारे में और जानते हैं कि नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। ठीक है, कहां पर है ये, तुर्की में। यहाँ पर दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती है और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कोंडिया तथा भूमध्य सागर की सीपिया। इनके बारे में अच्छे तरीके से देख लेना कि किन से संबंधित है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। ठीक है, ये आपके हो गए आपके युग जितने भी थे महत्वपूर्ण जो आपके पूछे गए हैं। अब बात करते हैं साम्राज्य की। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं साम्राज्य की। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, ठीक है, आपके शेरों पर ये इमेज दिखती होगी आपके जो बनी हुई है, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। और चाणक्य की नीतियां बहुत ही फेमस है। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा तो आप लोग इनको पढ़ना। आज भी इनकी नीतियों को इंप्लीमेंट किया जाता है हर चीज के अंदर। ठीक है, चाहे आपका अर्थशास्त्र हो, चाहे आपका विदेशी मामले हो। अब बात करते हैं वंश की। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण वंश की। ठीक है, पहला बात करते हैं मौर्य वंश की। और देखो जितनी भी चीजें है ना, जैसे आपके वंश हुए, वन हुए, या जितनी भी आपकी पूरी एनसीईआरटी है, अगर आपको सारी की सारी एक साथ ये पढ़नी है तो मेरे जो नोट्स मैंने बनाए हुए हैं ऊपर आपको लिंक दिया होगा या वीडियो के एंड में मिल जाएगा,
तो उन नोट्स को ले लेना आप। उन नोट्स से आपका एक भी नंबर का एनसीईआरटी का अलग से नहीं जाएगा, सारी एनसीईआरटी उसके अंदर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पेपर 1 का कंटेंट भी उसके अंदर मिल जाएगा, जिसमें आपका मैथ होगा, सीडीपी होगा, चाहे आपका ईवीएस होगा और लैंग्वेज होगी, ठीक है। आपका कंप्लीट कोर्स मिलेगा उसमें नोट्स के अंदर, ठीक है। अलग से आपको उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, सब उसके अंदर मिला हुआ, क्योंकि वो मैंने खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। जो भी अपने एग्जाम दिए मैंने वही चीज पढ़ता था मैं भी। अब बात कर लेते हैं मौर्य वंश के बारे में, ठीक है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, तो इसको देख लेना, सेल्यूकस निकेटर का आपका राजदूत था। अब बात करते हैं इसके बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बनने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था, ठीक है। आपने चीन की दीवार देखी भी होगी न्यूज वगैरह में। वैसे इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। बहुत सबसे लंबी दीवार यही बनी हुई है आपकी, ठीक है, चीन की जो आपकी दीवार है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपके अशोक से संबंधित इनके बारे में जान लेते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछे इसके लेख किस में लिखे हुए हैं, मोस्टली आपके प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो इनको भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको इनको देख लेना। आपको ये आपके अशोक से संबंधित जितनी भी चीजें थे वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगले बात करते हैं राजा राममोहन राय की। देखिए जितने भी आपके ये सुधारक थे, समाज सुधारक थे, या जितने भी आपके क्रांतिकारी थे, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप, मैंने बता दिया, सभी आप चाहे तो देख सकते हो नोट्स के अंदर, या जो मैं वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगा और उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि बहुत सारी एनसीईआरटी आपकी एक दो वीडियो में कंप्लीट नहीं होने पाएगी। तो या तो मेरे चैनल पर देख लेना या नोट्स में ले सकते हो, जो भी आपकी चॉइस हो उसे देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्मो समाज के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया, ठीक है। राजा राममोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि जो विधवा औरतें होती है उनको अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, ठीक है। तो सती प्रथा से संबंधित बहुत बार पूछा गया आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय संस्कृत और फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं गई नहीं है, ठीक है। जो विधवाएं होती थी पुराने टाइम में, आपने देखा था सती प्रथा कितनी गलत ये प्रथा थी, तो इसका जो खत्म किया था आपके राजा राममोहन राय जी के सहयोग से हुआ था, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत बना है एग्जाम के अंदर। और ये सतह पर इसकी डेट देख लेना कब लागू हुई है, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। देखिए आज आपका पार्ट 1 हो गया है, जल्दी आपके बाकी के पार्ट, आपका पार्ट 2 जल्दी मिल जाएगा। जितनी भी एनसीईआरटी आपकी सारी मैं कवर करा दूंगा, सारा आपको निचोड़ दे दूंगा मैं एनसीईआरटी का। अलग से एक भी पॉइंट पढ़ने की आपको कहीं से जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी, ठीक है। और साथ ही अगर नोट्स लेने तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ये मेरे एक छोटे से अमाउंट में आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसके साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लगाने बहुत जरूरी होते हैं। दोनों ही पेपर के मिलेंगे, सारा कंटेंट मिल जाएगा, महत्वपूर्ण थ्योरी, सिद्धांत वगैरह। सीटेट का एग्जाम ये आपका इजीली पास करा देंगे, लेकिन फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, आगे के गवर्नमेंट एग्जाम भी आपको क्रैक करने हैं, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से बेस बना लेना इसको, ताकि आपको उन एग्जाम में भी ईजिली सफलता मिल सके। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।